So, hello, hi, and good morning to all. हम कर रहे थे सेल्फ असेसमेंट सेकेंड और सेक्शन ए हमने सक्सेसफुली ख़त्म कर दिया था। आज हम सेक्शन बी को आगे बढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया है 21 नंबर का और वाला ये क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है अरेंज द मेटल्स आयरन, मैग्नीशियम, जिंक एंड कॉपर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। सो हमारे पास आयरन है, कॉपर है, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर। तो हमारे पास आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर, ठीक है। तो हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इन सभी मेटल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज करना है। तो इसका जो ट्रिक है याद करने का, सिर्फ यही चार के लिए, दैट इज मैगजीन फेंको, मैगजीन फेंको। सो मैग से मैग्नीशियम, जीन से जिंक, फे से आयरन और को से कॉपर। मैगजीन फेंको और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इनमें है आपका मैग्नीशियम, जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वो है आपका मैग्नीशियम, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट विल बी द टू, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखा था जो छूट गया है। व्हाट विल बी द टू ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द स्टूडेंट व्हेन आयरन फाइलिंग्स आर एडेड टू, यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होना चाहिए, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया है, अगर आयरन फाइलिंग्स जो होता है, अगर ये आयरन फाइलिंग्स को ऐड किया जाएगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में तो क्या होगा। आयरन फाइलिंग्स मतलब आयरन हम कहाँ पे ऐड करेंगे, किस में ऐड करेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन को थोड़ा देखिए, बाहर है अकेला, और यहाँ कॉपर सल्फेट में कॉपर मेटल है। तो ये दोनों को कंपेयर कीजिए, आयरन नंबर 3 पे है और कॉपर नंबर 4 पे। तो दोनों में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन। तो ये आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर की जगह हमें मिलेगा आयरन सल्फेट, और आपका जो कॉपर है ये फ्री हो जाएगा। इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो यहाँ पे ये जो कॉपर सल्फेट का जो कलर आप देख रहे हो, इसका कलर ब्लू होता है, और जैसे ही आयरन सल्फेट बन जाएगा इसका जो कलर होगा वो ग्रीन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलेगा, चेंज इन कलर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ डू गार्ड सेल्स रेगुलेट ओपनिंग and closing of stomatal pores।
अब ये जो गार्ड सेल होता है ये स्टोमाटल पोर को रेगुलेट कैसे करता है? क्वेश्चन नंबर 22। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो ये जो गार्ड सेल होता है ये लीफ में पाया जाता है। लीफ के बॉटम वाले सरफेस में पाया जाता है गार्ड सेल्स। ठीक है, ये होता है एक गार्ड सेल और ये दूसरा गार्ड सेल है। ठीक है, और दोनों सेल के बीच में ये जो गैप देख रहे हो, ये जो गैप है, इसी गैप को हम कहते हैं स्टोमाटा। ये एक गार्ड सेल है और ये दूसरा गार्ड सेल है। ठीक है, सो दोनों गार्ड सेल के बीच में ये जो गैप आप देख रहे हो, दिस गैप इज कॉल्ड स्टोमाटा। ये स्टोमाटा का काम है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को, एक्सेस वाटर को रिलीज करेगा और उसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस को, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन बनता है, उसे रिलीज करेगा। लेकिन यहाँ पे ये सवाल है, ये ओपनिंग, ये स्टोमाटा ओपन होता है कैसे और क्लोज होता है कैसे? तो जैसे ही डे का टाइम होता है, डे टाइम में क्या होता है, जैसे ही फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा, वैसे जो रूट है, ये रूट क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। रूट वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। सो रूट से जो वाटर है ये लीफ तक जाएगा और लीफ से ये गार्ड सेल में आ जाएगा। अब जो वाटर का जो कंसंट्रेशन है, वाटर का जो कंसंट्रेशन होगा वो ये लीफ में बढ़ जाएगा। वाटर का जो कंसंट्रेशन है ये लीफ में बढ़ जाएगा, तो जिसके चलते ये दोनों सेल स्वेल कर जाएंगे, दोनों सेल ये स्वेल कर जाएंगे और जिससे ये जो गैप है, ये जो स्टोमाटा है, ये जो स्टोमाटा है या फिर जो गैप है, ये धीरे धीरे करके ओपन होगा। और दूसरा रीजन है, अगर आपके वाटर में पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन अगर हाई होगा तो भी ये जो गार्ड सेल्स हैं ये ओपन हो जाएंगे और आपका स्टोमाटा आपका दिखने लगेगा। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 23 पर नज़र डालते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे आपसे पूछा है द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर 3/2 and 4/3. If speed of light in glass is 2 × 10⁸ meter per second, find the speed of light in water. ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको सवाल दिया हुआ है, तो चलिए इसका जो सॉल्यूशन है हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए फिर। तो यहाँ पे हमें गिवन में दिया है क्वेश्चन नंबर 24, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये दिया है 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये भी दिया है 4/3 और लाइट की स्पीड ग्लास में ये दिया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और आपसे पूछा है लाइट की स्पीड वाटर में कितनी है, ये आपसे पूछा है और हम इसे x मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, ये हमसे पूछा है और जो गिवन डेटा है हमें ये दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसकी तो कोई बात नहीं हो रही, हम इसे भूल जाते हैं और हम पकड़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यही तो होता है, ठीक है। सो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पता है, दैट इज 4/3। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये भी हमें पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये हमें निकालना है, दैट इज x, ठीक है, x मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या करते हैं, अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा 4x = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और x = हो जाएगा 9 × 10⁸ अपॉन में 4। तो 4 को 9 से अगर मैं कैंसिल करूँगा तो मुझे मिल जाएगा x की वैल्यू 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यही मुझसे पूछा था, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो यही सवाल मुझसे पूछा था और ये था इसका सिंपल सा आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा हम नज़र डाल देते हैं उसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। List 2 properties of image formed by convex mirror. Draw ray diagram in support of your answer. तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, और आप रे डायग्राम की मदद से बात को थोड़ा सा समझाइए, आपके आंसर पर थोड़ा सा जोर डालिए। चलिए करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 को। चलिए इसको भी कर देते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर में रियल इमेज बनता है, इन्वर्टेड इमेज भी बनता है, वर्चुअल भी बनता है और इरेक्ट भी होता है। सब वर्चुअल और इरेक्ट सिर्फ एक केस में होता है, सिर्फ एक केस में, जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का केस दिया हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर का केस। तो हम यहाँ पे याद रखेंगे कि जो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनेगा वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इस बात पे थोड़ा सा हम रोशनी डालेंगे, कैसे। तो मान लीजिए ये आपका जो है एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये मिरर का सेंटर पॉइंट है जिसका नाम है पोल, और ये मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी। तो पोल और सी को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ये हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ भी एक्सटेंड कर देता हूँ। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के सामने है, ये है आपका ऑब्जेक्ट जो मिरर के सामने है। अब लाइट रे, ये हो जाएगा पोल। अब अगर जो लाइट रे है, अगर ये पैरेलल जाएगा तो ऐसे पैरेलल गया। जो लाइट रे पैरेलल जाएगी वो हमेशा फोकस की डायरेक्शन से बैक करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोकस की डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में ये बैक कर जाएगी। तो मैं इस लाइन को थोड़ा सा पीछे की तरफ ट्रेस कर देता हूँ, कुछ ऐसे, ठीक है।
अगर कोई लाइट रे पोल के ऊपर गिरती है तो ये पोल के ऊपर ऐसे गिरी, तो यहाँ पे ये जो एंगल बना पोल और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ये जो एंगल बना ये उसी एंगल से ही ऐसे बैक करेगी, सेम एंगल पे बैक करेगी, सेम एंगल पे ये बैक करेगी। अब इसी लाइन को मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ अगर ट्रेस करूँगा कुछ ऐसे, तो ये यहाँ पे मिले, तो मेरा जो इमेज होगा वो यहाँ पे बनेगा। तो मिरर के पीछे बन रहा है तो इसीलिए ये वर्चुअल है। और आप देख रहे हो कि इमेज भी स्ट्रेट है और ऑब्जेक्ट भी स्ट्रेट है, तो इसीलिए ये एक इरेक्ट इमेज भी है। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे। Why spectrum is formed when white light is passed through a glass prism? जब भी कोई व्हाइट लाइट ग्लास प्रिज्म में पास करती है तो स्पेक्ट्रम क्यों बनता है? स्पेक्ट्रम का मतलब होता है मल्टीपल कलर। स्पेक्ट्रम का जो मीनिंग होता है मल्टीपल कलर होता है। अगर कोई प्रिज्म में व्हाइट लाइट पास करती है तो 7 रंग क्यों उभर के आते हैं, ये सवाल हमें पूछा है। ठीक है, सो मान लीजिए यहाँ पे ये एक प्रिज्म है, दिस इज ए प्रिज्म। तो ये आपका व्हाइट लाइट ऐसे गया, दिस इज इंसिडेंट लाइट या फिर इंसिडेंट रे। अब प्रिज्म के अंदर ये बेंड करेगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा, कुछ ऐसे रिफ्रैक्ट हुआ, और अब ये बाहर एमर्ज करेगा, निकलेगा। 1 2 3 4 5 6 और 7। सो यहाँ पे वायलेट रहेगा नीचे, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, सो ये एक स्पेक्ट्रम है, ये भी एक स्पेक्ट्रम, ये भी एक स्पेक्ट्रम, ये भी एक स्पेक्ट्रम, ये भी एक स्पेक्ट्रम, ये भी एक और ये भी एक स्पेक्ट्रम। तो टोटल यहाँ पे 7 स्पेक्ट्रम्स हैं, 7 स्पेक्ट्रम्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो 7 कलर्स हैं, सारे कलर्स की जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ आर डिफरेंट। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये लाइट और ये जो सरफेस है, तो दोनों के बीच में एक एंगल है। ये कुछ एंगल से ही पास कर रहे हैं प्रिज्म के अंदर से। ये पहला रीजन हो गया। और दूसरा रीजन है सारे कलर्स की जो वेवलेंथ होती है वो अलग होती है, तो जिसके चलते ये अलग अलग स्पीड में ऐसे ऐसे करके ये अलग अलग बेंड करते हैं। अगर वेवलेंथ हाई होगी तो बेंडिंग सबसे कम हो जाएगा। अगर वेवलेंथ लो होती है, वेवलेंथ लो है तो बेंडिंग हाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रेड की वेवलेंथ है सबसे हाई होती है, सबसे हाईएस्ट रेड की वेवलेंथ, इसलिए बेंडिंग यहाँ पे कम है। लेकिन वायलेट की जो वेवलेंथ है सबसे कम होती है, लोएस्ट, इसलिए यहाँ पे बेंडिंग ज़्यादा है। यहाँ पे लेस बेंडिंग, यहाँ पे मोस्ट बेंडिंग। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम नजर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, state the factors on which at a given temperature
रेजिस्टेंस ऑफ ए सिलिंड्रिकल कंडक्टर डिपेंड्स। आपको कोई सिलिंड्रिकल कंडक्टर दिया है और इसका जो रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपसे पूछा है। आपको कोई सिलिंड्रिकल कंडक्टर दिया है और इसका जो रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपसे पूछा है। तो मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ ये आपका एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर हो गया। अब जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसकी जो रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो सबसे पहले नेचर ऑफ द मटेरियल, ये कौन से मटेरियल से बना है इसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। और लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करेगी, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। और सरफेस एरिया के ऊपर भी डिपेंड करेगी। सरफेस एरिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर सरफेस एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। और स्टेट द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट हमसे पूछा है, तो क्या है देख लीजिए। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इक्वेशन 1। रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देते हैं तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। तो मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, दैट इज रेजिस्टिविटी, और अपॉन में ये एल अपॉन में ए चल रहा है, दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस और ये इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो रो एल इक्वल टू में आर इंटू ए और रो की वैल्यू आर ए अपॉन में एल। सो आर हो गया आपका ओम, एरिया का यूनिट है मीटर, और नहीं, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट है मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिला ओम इंटू मीटर। ये है हमारी यूनिट रेजिस्टिविटी की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, व्हाई मस्ट वी कंजर्व आवर फॉरेस्ट। व्हाई मस्ट वी कंजर्व आवर फॉरेस्ट, हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्यों करेंगे। लिस्ट 2 फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिफॉरेस्टेशन। तो हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्यों करेंगे, क्योंकि जो फॉरेस्ट से हमें फूड मिलता है, वाटर मिलता है, एयर मिलता है, मेडिसिन मिलती है, बहुत सी सारी चीज़ें हैं, फर्नीचर वगैरह, और जो एनिमल के जो डेड बॉडीज़ हैं उनके बॉडी के पार्ट्स हैं, हमें ये मिलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए। और फॉरेस्ट में कई जाति कई प्रजाति के जानवर भी पाए जाते हैं जो बहुत दुर्लभ होते हैं हमारे लिए। लिस्ट 2 फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिफॉरेस्टेशन। अब ये डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है, देखो डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग डाउन ऑफ प्लांट्स। हम अगर जंगल को काट दें, जंगल को साफ कर दें, जंगल को अगर काट दें, जंगल को अगर हम साफ कर दें, दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। तो वो कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, एक तो हो गया आपका पॉपुलेशन, हाई पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जितना बढ़ेगा लोगों को रहने के लिए जगह नहीं चाहिए, जगह नहीं पड़ी, जगह ज़्यादा नहीं है, इसीलिए पॉपुलेशन हाई है तो जंगल को साफ करने के लिए वहाँ पे लोग रहने लगे। अब फूड की जो डिमांड है, जैसे जैसे लोगों की आबादी बढ़ी वैसे वैसे फूड का डिमांड बढ़ा, और फूड की डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम जंगल को साफ करके वहीं पर भी एग्रीकल्चर करते हैं, और फैक्ट्री, इंडस्ट्री, ये सब अब जंगल को काट के ही अब बना जाता है। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल है डिफॉरेस्टेशन के लिए। तो हमने यहाँ पर सक्सेसफुल इस सेक्शन बी को कंप्लीट कर दिया।
अगले लेक्चर में हम सेक्शन सी की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो सेक्शन बी ख़त्म हो गया, अगले लेक्चर में सेक्शन सी की हम बात करेंगे और बहुत जल्द हम ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके सारे सैम्पल पेपर्स किया जाए ताकि बोर्ड्स में आपकी बहुत बढ़िया नंबर रहे और मेरी तरफ से आपको होने वाली एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।